हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। इससे पहले की वीडियो में हमने ये समझा था कि यूरोप महाद्वीप के आसपास मौजूद जो सागर और सीमांत सागर हैं उनका जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है और साथ में कौन कौन से सीमांत सागर और सागर या फिर जल संधियां हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। रशिया यूक्रेन वॉर हो तो इसका रिलेशन किस प्रकार से आप जियोपॉलिटिक्स के अनुसार समझ सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था और तमाम प्रकार के देशों के बारे में हमने जान लिया था। साथ में ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो यूरोप महाद्वीप है ये असल में एक महाद्वीप की सिचुएशन को या फिर महाद्वीप की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, इसीलिए इसको यूरेशिया का प्रायद्वीप कहा जाता है और साथ ही साथ इसके अंतर्गत आपको कुछ अन्य प्रायद्वीप भी देखने के लिए मिलेंगे। इसके बारे में भी डिस्कशन हो गया था। यानी कि यूरोप महाद्वीप का जो वीडियो है ये आई थिंक 2 पार्ट में है ना। पार्ट 1 इसका रिकॉर्डेड है और साथ ही साथ वो अपलोड भी हो गया है। ये पार्ट 2 है। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आप पार्ट 1 अवश्य देख लें, जिससे आपके यूरोप महाद्वीप को समझने की जो क्षमता है या फिर यूरोप महाद्वीप के संबंध में जितने भी विचार हैं, जितने भी तथ्य हैं, ये सुपर सॉलिड हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले इस वीडियो को देख लें, फिर पार्ट 1 आप अवश्य एक बार देख लीजिएगा और यदि देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको ये बता दिया था कि असल में इसकी मैपिंग आपको किस प्रकार से करनी है और इसकी मैपिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ इस प्रकार से आप इसकी मैपिंग कर सकते हैं। यानी कि अब मैं यहां पर दोबारा से इसको ड्रॉ करता हूं ताकि वे स्टूडेंट जो कि डायरेक्टली इस वीडियो में आए हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की समस्या ना आनी पाए। देखिए भाई, ये वाला जो एरिया है इसको नाम दिया जाता है ग्रीस, दैट इज इटली। जब आप आगे की ओर आते हैं तो ये वाला जो एरिया है ये है डेनमार्क। आगे की ओर आएंगे तो ये है नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड वाला सेक्शन, ये है व्हाइट सी वाला एरिया और यहां पर आपको एक माउंटेन देखने के लिए मिलेगा, इसे नाम दिया जाता है यूराल पर्वत वाला क्षेत्र। भूमध्य सागर की बात पहले ही हो गई है कि यहां पर टिरहिनियन, इयोनियन, एड्रियाटिक और इजियन सागर आपको देखने के लिए मिलेंगे और इजियन सागर का ही विस्तार काला सागर है और यहां पर मार्मरा सागर है जो कि बास्पोरस जल संधि के माध्यम से काला सागर से जाकर जुड़ता है। इसके साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं? कैस्पियन सागर को विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है। ये इसके साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन से देश हैं? इसमें यूरोप के भी कुछ देश शामिल हैं और साथ ही साथ एशिया महाद्वीप के भी कुछ देशों को यहां पर शामिल किया जाता है। तो भाई ये है यूरोप महाद्वीप का मैप। जब आप इस मैप को कंप्लीट करेंगे तो मैंने बताया है कि हर एक मैप को इंटरेस्टिंग बनाना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इससे मालूम चलता है कि आपने सब्जेक्ट को केवल और केवल पढ़ा ही नहीं है, आप इसमें इंजॉयमेंट को भी ऐड करते हैं। यानी कि भाई आपको XYZ सब्जेक्ट में, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, खासकर ज्योग्राफी में आपको इंटरेस्ट है, ये मालूम चलता है पहली बात ज्ञान से और दूसरी बात कि आप मैपिंग कितनी अच्छी करते हैं इससे। और साथ ही साथ याद रखना कि यदि आपका ज्योग्राफी सॉलिड है तो आपके आधे से ज्यादा सब्जेक्ट सॉलिड हो जाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का डायरेक्टली रिलेशन आप पाएंगे कि भाई हिस्ट्री से भी है ना। आप पाते हैं कि किसी भी एरिया की राजनीतिक व्यवस्था कैसी रहेगी, किसी भी एरिया के लोगों का पर्यावरण के प्रति नजरिया कैसा रहेगा, किसी भी एरिया के जो मनुष्य हैं वो किस प्रकार से अपने कल्चर को फॉलो करेंगे, इन सभी बातों का रिलेशन आप ज्योग्राफी में देखेंगे। तो आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट यदि स्ट्रांग है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अदर जो सब्जेक्ट हैं आपके, चाहे वो PSIR हो, चाहे आप पाएंगे कि वो हिस्ट्री हो, चाहे एनवायरमेंट इकोलॉजी हो, चाहे अदर कोई सा भी सब्जेक्ट हो। मैंने यहां पर सभी सब्जेक्ट का नाम तो नहीं लिया है, परंतु याद रखिएगा कि 4 पिलर्स ज्योग्राफी के, यानी कि इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साथ ही साथ ज्योग्राफी, यदि इनमें से सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज कम है, परंतु यदि ज्योग्राफी की मैं बात करता हूं तो ज्योग्राफी स्ट्रांग होने पर अदर सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हो जाते हैं, या आप स्वयं ही महसूस करेंगे अपनी पूरी यूपीएससी की जर्नी में। तो याद रखिएगा कि ज्योग्राफी को इंटरेस्टिंगली पढ़ना, केवल पढ़ना आवश्यक नहीं है, इंटरेस्टिंगली पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली आपका कैसे पढ़ेंगे? तो जब आपको इसके एक एक सिनेरियो, एक एक कॉन्सेप्ट बड़े ही भली भांति आधार पर समझ में आए। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करते हैं हम। देखिए भाई, यह है पूरा यूरोप महाद्वीप का मैप। इसको कुछ इस प्रकार से मैं ड्रॉ करता हूं। अब ये जहां पर जिस एरिया में मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं उस एरिया को नाम दिया जाता है भाई स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप वाला सेक्शन, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि इस स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अंतर्गत लगभग 3 देशों को शामिल किया जाता है। परंतु यदि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की आप बात करेंगे तो इसमें लगभग 5 देशों को शामिल किया जाता है, जिसमें डेनमार्क और आइसलैंड भी शामिल हो जाते हैं। यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। कुछ इस प्रकार से ये मैप कंप्लीट होगा। जब आप इस
इस मैप को कंप्लीट कर लेंगे तो ये आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पर एक माउंटेन का विस्तार था, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में ही आपको बताया था कि भाई यहां पर इस वाले एरिया में यहां एक माउंटेन मिलेगा आपको, इसको नाम दिया जाता है स्कैंडिनेविया पर्वत वाला क्षेत्र, यानी कि स्कैंडिनेविया माउंटेन वाला सेक्शन। स्कैंडिनेविया माउंटेन के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि असल में यदि आप ग्रीनलैंड और क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह, यानी कि इनको कहा जाता है कैनेडियन शील्ड वाला एरिया, यदि आप इन तीनों को शामिल करते हैं तो इन तीनों की जो भौगोलिक आयु है ये आपको समान देखने के लिए मिलेगी, यानी कि इन तीनों का ही निर्माण एक ही आयु में या फिर एक ही कल्प में माना जाता है। ये बात हमको कहां से मालूम चलती है? तो यहां पर पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर हम ये दावा करते हैं कि यहां पर पाई जाने वाली चट्टानें हमको ये प्रमाण देती हैं कि भाई इन सभी की आयु लगभग एक ही है। यहां पर जिस माउंटेन को मैं ड्रॉ कर रहा हूं यह है एल्प पर्वत, या फिर इसी को कहा जाता है अपलेशियन पर्वत वाला क्षेत्र। कुछ इस प्रकार से ये आपको विस्तृत देखने के लिए मिलेगा। और आफ्टर दैट याद रखें कि इसी का विस्तार आपको इटली में और साथ ही साथ आपको दिखाई देता है ग्रीस वाले एरिया में भी। इटली में जो माउंटेन है इसको नाम दिया जाता है एपिनाइन, और यहां ग्रीस में जो पर्वत है इसे नाम दिया जाता है भाई पिंडस पर्वत। कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और इस एल्प्स पर्वत के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में, यानी कि प्रीवियस में तो नहीं, अफ्रीका महाद्वीप वाले एरिया में बताया था कि असल में इसका निर्माण हुआ कैसे है। असल में अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसको विश्व का सबसे स्थिर महाद्वीप या फिर विश्व का सबसे पुराना महाद्वीप नाम दिया जाता है। याद रखो, मैं महाद्वीप की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर स्थल खंड की बात नहीं कर रहा। यदि विश्व के सबसे पुराने स्थल खंड की आप बात करोगे तो नो डाउट कि यह प्रायद्वीपीय भारत का सिंहभूमि प्रदेश है, जो कि आज वर्तमान में झारखंड राज्य में आपको स्थित देखने के लिए मिलेगा। झारखंड राज्य में दो जिले हैं, एक है पूर्वी सिंहभूम और एक आता है पश्चिमी सिंहभूम। ये दोनों ही वर्ल्ड के सबसे पुराने स्थल खंड हैं, परंतु यदि वर्ल्ड के सबसे पुराने महाद्वीप की आप बात करेंगे तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप में कभी भी मूवमेंट नहीं हुआ है, परंतु एक टाइम था जब अफ्रीका महाद्वीप में अपवर्ड मूवमेंट हुआ, यानी कि ये ऊपर की ओर क्या किया, गति। और इसके अपवर्ड मूवमेंट के कारण अफ्रीका महाद्वीप में एक माउंटेन का विस्तार हुआ जिसको नाम दिया जाता है एटलस पर्वत, और इसी के मूवमेंट के कारण यहां यूरोप महाद्वीप में एक पर्वत का विस्तार होता है जिसे नाम दिया जाता है एल्प्स पर्वत। और आज इसको कई बार हम ज्योग्राफी की भाषा में एप्लेशियन माउंटेन का भी नाम देते हैं। तो भाई इस प्रकार से आप इसको मैप को कंप्लीट करिएगा। तो इस सेक्शन में आपको एक प्रायद्वीप या फिर आपको एक ज्योग्राफिकल लोकेशन देखने के लिए मिलेगी, और इस ज्योग्राफिकल लोकेशन को नाम दिया जाता है उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि का, ठीक है। जब आप मध्य वाले एरिया में आएंगे तो यहां पर एक और ज्योग्राफिकल लोकेशन मिलती है जिसको नाम दिया जाता है मध्यवर्ती पठारी व पर्वतीय क्षेत्र। यहां पर कई पठार और कई पर्वतीय क्षेत्र आपको विद्यमान देखने के लिए मिलेंगे। और सेम एज आप पाएंगे कि भाई एक और माउंटेन का विस्तार यहां पर है, और इस माउंटेन को नाम दिया जाता है यूराल पर्वत का, जो कि असल में यूरोप और एशिया को विभाजित करने का कार्य करता है। अब देखिएगा, मैं एक बात बताता हूं कि जब आप इस पूरे मैप को कंप्लीट कर लेंगे तो यही मैप आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। तो यह है वो पूरा मैप जिसमें मैंने उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि, यह है स्कैंडिनेविया पर्वत, और इसी के बारे में मैंने आपको बताया कि असल में इसकी जो आयु है ये ग्रीनलैंड और साथ ही साथ कैनेडियन शील्ड के समकक्ष ही मानी जाती है। बस यही बात आपको याद रखना है। अब सबसे बड़ी बात कि असल में ये जो आपको ऑरेंज कलर का एरिया दिख रहा है जिसको हम उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि का नाम दे रहे हैं, इसको उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि नाम क्यों दिया जाता है? इसका सीधा सिंपल सा एक कारण है कि भाई यहां पर जिस पर्वत का विस्तार है वो 3 देशों में विस्तृत है, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। और नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड में विस्तृत होने के कारण ही असल में इसको नाम दिया जाता है उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि का। परंतु स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप की मैं बात करूंगा तो नो डाउट कि यहां पर, या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की मैं बात करूंगा तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली जिन 3 देशों को शामिल किया जाएगा वो है नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। परंतु यदि कल्चर के दृष्टिकोण से हम देखें भाई कि संस्कृति के अनुसार आप यहां पर किन किन देशों को शामिल करेंगे, तो याद रखो इसमें डेनमार्क और आइसलैंड भी आ जाएंगे। डेनमार्क कहां पर नजर आता है? तो देखिए जरा, ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है जिसको हमने जूटलैंड प्रायद्वीप का नाम दिया है, ये है हमारा डेनमार्क। ये एरिया नजर आता है हमें डेनमार्क वाला। अब डेनमार्क के जस्ट बाजू में यदि आप देखें, जस्ट बाजू में मतलब कि यहां नीचे की ओर यदि आप देखेंगे तो आपको नीदरलैंड वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। और नीदरलैंड में एक नहर है जिसको नाम दिया जाता है क्रा नहर, और ये क्रा नहर
से दो नदियां मिलती हैं, यानी कि एक नदी है जिसका नाम है राइन और इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रूर, और ये अपना मुहाना बनाती हैं जिस एरिया में, या फिर ओपन होती हैं जिस एरिया में, उसको नाम दिया जाता है लायंस की खाड़ी। यानी कि हम प्राय ये बोल देते हैं कि भाई नॉर्थ अमेरिका कहां पर है, तो वर्ल्ड मैप को देखिए एक बार कि यहां पर यदि आप देखें कि भाई नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं या फिर यहां से चलने वाले जो जहाज हैं, इनको आयात या निर्यात करना होगा, तो भाई ये भूमध्य सागर के द्वारा आयात या निर्यात की गतिविधियों को पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बोलते हैं कि जो यूरोपियंस हैं ये भी आयात निर्यात यानी कि जो ट्रेड है इसकी गतिविधि को अंजाम देने के लिए भूमध्य सागर का प्रयोग करते हैं, स्वेज नहर का प्रयोग करते हुए और ये लाल सागर में प्रवेश करते हुए फिर संपूर्ण एशिया महाद्वीप के साथ ये व्यापार करते हैं। परंतु यदि मान लीजिए कि यहां पर मौजूद यूके है, यहां पर मौजूद आयरलैंड है या फिर ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है, यदि इनको व्यापार करना हो यहां पर मौजूद किसी भी देश के साथ, तो ये किस प्रकार से करेंगे? तो याद रखिएगा कि इसका एक तरीका है कि भाई यहां पर जो क्रा नहर है, इस एरिया में मौजूद जो क्रा नहर है, यहां से ये प्रवेश करेंगे राइन नदी में, रूर नदी में, और इसके माध्यम से ये जाकर लोकेट होंगे कहां पर, या फिर जाकर ये पहुंचेंगे इस लायंस की खाड़ी में। और लायंस की खाड़ी वो एरिया जो कि भूमध्य सागर का ही एक छोटा सा विस्तार है, और फिर इसके माध्यम से ये स्वेज नहर को कनेक्ट करेंगे और फिर लाल सागर होते हुए ये अदान की खाड़ी को पार कर कर ओमान सागर अदान की खाड़ी को पार कर कर बाब अल मंडेब को पार करते हुए फिर ये कहां आएंगे? इस एशिया महाद्वीप में। यानी कि अब इनको भारत के साथ व्यापार करना है या फिर किसी अन्य देश के साथ व्यापार करना है, ये सुनिश्चित करेंगे। तो यहां पर याद रखिएगा कि भाई यहां पर मौजूद जो ये नहर है, क्रा नहीं है, ये कील नहर है, सॉरी मैं क्रा बोल रहा था। क्रा आपको देखने के लिए मिलेगी साउथ ईस्ट एशिया में, है ना। ये असल में उसकी चाइना की है, मैं अभी पेड क्लास में वही पढ़ा कर आ रहा हूं, तो क्रा निकल रहा है। तो ये कील नहर है, जो कि कील नहर असल में जोड़ती है किसको? इस रूर और राइन नदी को डायरेक्टली भूमध्य सागर से। यानी कि आयात और निर्यात के लिए, ट्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात क्यों निकल के आई? क्योंकि असल में उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि के ही अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे थे कि यहां पर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में किन किन देशों को शामिल किया जाता है। तो भाई ये है हमारी उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आते हैं, और यहां पर आपको स्कैंडिनेविया पर्वत का विस्तार देखने के लिए मिलेगा। और इसी के अंतर्गत आपको कुछ राजधानियां भी देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, और साथ ही साथ फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। यहीं पर आपको बाल्टिक सागर, बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड की खाड़ी वाला एरिया भी लोकेट देखने के लिए मिलेगा। अब एक बात और याद रखिएगा कि जब आप इस उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि की बात करते हैं, और जब हम इस उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि के अंतर्गत आने वाले आइसलैंड देश की बात करते हैं, तो असल में याद रखो कि आइसलैंड वैसे तो आप पाएंगे कि ग्रीनलैंड के ज्यादा समीप दिखाई देता है, परंतु असल में ये जो आइसलैंड है ये यूरोप का पार्ट है, यानी कि ये यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत काउंट किया जाता है। और साथ ही साथ इसकी एक राजधानी है, एटलस ओपन करिएगा और एटलस में देखिएगा, इसकी राजधानी है रेक्सजाविक। और ये जो रेक्सजाविक राजधानी है ना, ये संपूर्ण विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी मानी जाती है। कुछ इस प्रकार से इसको लिखिएगा। और मैंने पहले ही बताया है कि यहां पर यूके है, यूके को उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि का पार्ट नहीं माना जाता। तो यह है इसकी राजधानी, जिसको नाम दिया जाता है रेक्सजाविक का। संपूर्ण विश्व की सबसे उत्तरतम या फिर सबसे उत्तरी राजधानी इसको माना जाएगा, रेक्सजाविक को। ये किसकी है? तो ये है आइसलैंड की राजधानी। यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि दैट इज, ये है हमारा आइसलैंड वाला एरिया। इज दैट क्लियर? अब देखिए आगे आते हैं। तो जब आप नीचे आएंगे तो यहां पर जहां मैंने ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है, इस वाले एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा पुर्तगाल। मैं देशों के नाम लिख देता हूं यहां पर कि कुछ देश हैं भाई। देशों के नाम मैं एक काम करता हूं, दूसरे मैप में लिखता हूं, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में ये हौच पौच ना हो जाए। ठीक है, तो यहां पर जरा ध्यान से देखना कि इस एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा पुर्तगाल, है ना। इसको पोर्चुगल भी कहा जाता है। यहां पर पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, जो कि संपूर्ण यूरोप की सबसे पश्चिमी राजधानी के अंतर्गत काउंट की जाती है। पुर्तगाल के पश्चात आपको देखने के लिए मिलेगा स्पेन, स्पेन के पश्चात आपको दिखाई देता है फ्रांस। अब जरा देखो कि जब मैं आपको नदियां बताऊंगा तो ये सभी देश आपको याद रखना है। अब जब आप इसके ऊपर जाते हैं तो यहां पर आपको नजर आएगा डेनमार्क वाला एरिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आई थिंक आपको याद हो गए होंगे। इसके नीचे आते हैं तो यहां पर नजर आता है नीदरलैंड वाला सेक्शन। अब देखो जब आप इसके ऊपर जाएंगे तो यहां पर आपको 4 देश देखने के लिए मिलेंगे। वैसे तो 3 के नाम मैं आपको बताता हूं, क्योंकि चौथे में कंसेप्ट है, ग्रीन कलर से मैं इसको मार्क करता हूं। एक है लिथुआनिया,
लिथुआनिया, एक है लाटविया और एक आता है एस्टोनिया। यदि आप बाल्टिक सागर के साथ सीमा बनाने वाले देशों को देखेंगे तो आपको ये 3 देश बड़े ही इजीली दिख जाएंगे। परंतु याद रखिएगा कि अभी हाल फिलहाल में रूस का एक पोर्ट बहुत ज्यादा चर्चा में है, या फिर रूस का एक एरिया बहुत ज्यादा चर्चा में है। और ये चर्चा में क्यों है तो इसका कारण मैं अभी बता रहा हूं। उसके पहले आप याद रखो कि यहां पर मैं जिस सागर के बारे में डिस्कस कर रहा हूं उसका नाम है भाई बाल्टिक सागर, जो कि इस एरिया में आपको लोकेट देखने के लिए मिलेगा। यह है बाल्टिक सागर। और ऐसे समानता देखने पर हमको लगता है कि बाल्टिक सागर के साथ सीमा बनाने वाले लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया देश हैं। परंतु याद रखिएगा, तो बाल्टिक नेशन में भी इन्हीं को शामिल किया जाएगा। परंतु याद रखिएगा कि इसमें रशिया को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, यहां पर रूस भी आता है। आप एटलस में जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। अब रूस इतना बड़ा है, परंतु रूस का ये वाला पोर्शन आज कुछ खासा चर्चा में है। इसका क्या कारण है? इसका मेन कारण है कि भाई आपने अभी से पहले कुछ समय पहले एक न्यूज सुनी होगी जिसमें आप आईएनएस तुशील के बारे में पढ़ते हैं। जी हां, आईएनएस तुशील इसका नाम है। अब ये आईएनएस तुशील क्या है तो जरा सुनिएगा कि भाई हम ये सभी बात जानते हैं कि भाई असल में रशिया से हम कई प्रकार के युद्धपोत खरीदे, कई प्रकार के हम मिसाइल डिफेंस सिस्टमों को हमने खरीदा हुआ है। जैसे हाल फिलहाल में यदि आप S-400 की बात करेंगे जिसके द्वारा हमने पाकिस्तान के ड्रोन्स को नष्ट किया, ये भी हमने रशिया से ही बाय किए थे। यानी कि बहुत अच्छे रिलेशन हैं भारत और रशिया के मध्य में। अब वर्तमान में हुआ यह कि भारत और रशिया और यूक्रेन के मध्य चल रहा था विवाद, परंतु वर्ष 2017 में ही जो भारत सरकार है, 2016 या फिर 17, एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता है ना, यानी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो यदि आप देखेंगे वर्ष 2016 या 17 तक हमने रशिया गवर्नमेंट के साथ ये ट्रीटी की थी कि भाई हम आपसे ये आईएनएस तुशील खरीदेंगे। अब 2 हम खरीदेंगे और 2 आप हमारे यहां बनाएंगे, यानी कि गोवा में आप प्लांट डालेंगे और वहां पर बनाएंगे। कारण क्या है कि फिर इसकी टेक्नोलॉजी का ज्ञान प्राप्त करके हम ऐसे ही और भी बहुत सारे युद्धपोत बना सकें। अब ये बात हो गई। परंतु आप पाते हैं कि वर्ष 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया। अब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और बोला गया कि भाई अब रशिया यूक्रेन युद्ध के मध्य में व्यापार किस प्रकार से संभव हो। तो इसके लिए भारत सरकार ने डायरेक्टली कांटेक्ट किया। कब? 2024 की ये बात है। डायरेक्टली कांटेक्ट किया रशियन गवर्नमेंट को और बोला कि देखिए भाई 2016-17 में हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया था कि आप हमें आईएनएस तुशीर देंगे और हमारे यहां भी बनाएंगे। तो अब आपके मध्य में युद्ध चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप हमें हमारा युद्धपोत तो दे दें। यानी कि जो एग्रीमेंट आपने हमसे किया था वो तो आप हमें दे दें, उसको तो फुलफिल करें। तो इसमें समस्या ये थी कि असल में इस आईएनएस तुशीर में जो इंजन लगना था वो इंजन आता है कहां से? यूक्रेन से। यानी कि इंजन के जो पार्ट्स हैं वो यूक्रेन से लेने पड़ते रशिया को, और फिर रशिया उनको पुट करता कहां पर? इस आईएनएस तुशील में। और फिर ये आईएनएस तुशील लेकर आते हम। अब युद्ध हो रहा था रशिया और यूक्रेन के मध्य में, परंतु भारत की स्ट्रेटजी देखिए कि युद्ध के मध्य में यूक्रेन को एग्री कराया कि आप रशिया को इस आईएनएस तुशील के पार्ट दे दें ताकि ये इसमें लग सके और उसको हम बाय कर सकें। क्योंकि एग्रीमेंट तो युद्ध से पहले ही हो गया था, लगभग 5-6 साल पहले ही एग्रीमेंट हो गया है। उस एग्रीमेंट को फुलफिल किया जाना है। 2022 से आपका युद्ध चल रहा है, उसमें हमारा ही किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। और फिर राजनाथ सिंह जाते हैं जो कि भारत सरकार के अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, और फिर यहां से आईएनएस तुशील लेकर आते हैं। यानी कि इस युद्ध के बीच में अपनी बात मनवा लेना ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और यही कारण है कि ये जो रूस है, रूस का ये वाला पोर्शन यानी कि जो कि बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा करता है, ये हाल फिलहाल में चर्चा में है। एक और बात बताता हूं कि अच्छा ये वाला पार्ट क्यों चर्चा में है। ये वाले पार्ट का चर्चा में होने का मेन कारण ये है कि जो आईएनएस तुशील है ये बना यहीं पर है। ये पूरा रशिया है, ना ही मॉस्को में बना, ना ही कहीं पर बना, ना ही लेनिनग्राड में बना। ये पूरा एस्टेब्लिश होता है कहां पर? इस बाल्टिक सागर के समीपवर्ती क्षेत्र में जो कि रशिया का पोर्शन है वहां पर। तो यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जाते हैं, आईएनएस तुशील को लेकर आते हैं और उनके साथ एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल होती है। मैं वो फोटो भी आपके साथ साझा करता हूं ताकि भाई आपको समझ में आए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट इमेज है। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर जब आप आईएनएस तुशील सर्च करेंगे तो राजनाथ सिंह की एक फोटो है। ये आईएनएस तुशील है जिसकी अभी मैंने बात की। ठीक, ये फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये फोटो अभी से कुछ समय पहले की है। आई थिंक 2025 के स्टार्टिंग की या फिर
2024 के लास्ट की है, एक बार डेट चेक कर लेना, यानी कि अभी रिसेंटली जो 2025 का एग्जाम होने वाला है, इसके हिसाब से ये पूरी न्यूज आपके लिए काम की हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर याद रखो कि भाई ये है उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि वाला सेक्शन, यहीं पर जो बाल्टिक सागर आता है इसका करंट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके नीचे आते हैं अब, तो ये जो ब्लू वाला सेक्शन दिख रहा है, जहां पर मैंने कुछ देशों की यहां पर सबसे पहले बात की थी, जैसे कि पुर्तगाल, स्पेन है ना, फ्रांस, यहीं पर जूटलैंड की मैंने बात की। तो इसके बाद ये जो ब्लू वाला एरिया है इसे नाम दिया जाता है भाई मध्यवर्ती पठारी व पर्वतीय क्षेत्र। अब देखो, या तो पठारी बोल लेते या फिर पर्वतीय बोल लेते। पठारी और पर्वतीय क्षेत्र बोलने का आशय क्या है, तो ये वाला जो एरिया है इसको नाम दिया जाता है उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि, इसको नाम दिया जाता है मध्यवर्ती पठारी व पर्वतीय क्षेत्र। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर आपको कई प्रकार के पर्वत और कई प्रकार के पठार देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, या तो इसको पठारी बोल लेते या फिर पर्वतीय बोल लेते, परंतु यहां पर ऐसा नहीं है कि भाई एक माउंटेन है, जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत में आप जानते हैं ना कि भाई वृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, यहां पर वृहद हिमालय, वृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद शिवालिक श्रेणी। तो इनके मध्य में ये जो पठारी भाग है इसको अंतर पर्वतीय पठार का नाम दिया जाता है। तो यहां पर आपको कई प्रकार के पर्वत देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि पिरेनीज पर्वत मिलेगा, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत देखने के लिए मिलेगा, है ना, यहीं पर आपको वाजियस पर्वत देखने के लिए मिलेगा। यहां पर दो मेन पठार हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं, और फिर यहां पर जो मेन पर्वतीय क्षेत्र हैं, पठारी पर्वतीय क्षेत्र हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो इसको नाम दिया जाता है मध्यवर्ती पठारीय व पर्वतीय भूमि या फिर क्षेत्र का। अब देखो, यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है, यानी इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है? वो है जूरा पर्वत। आता है कहां? यह आता है स्विट्जरलैंड में। आप जरा देखिएगा कि सबसे पहले मैं आपके साथ बात कर रहा हूं जूरा पर्वत की। हर माउंटेन के बारे में इतना खास डेटा नहीं है जितना जूरा पर्वत के बारे में है। आपको मालूम है कि भाई आज से लगभग करोड़ों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था, यानी कि पृथ्वी पर अब तक मौजूद जो सबसे विशालकाय सरीसृप थे उनको नाम दिया जाता है डायनासोर का। और ये डायनासोर रहते थे जिस एरिया में, यानी कि डायनासोर के जीवाश्म जिस एरिया में सबसे पहले मिले थे वो था जूरा पर्वत वाला एरिया। और इसीलिए डायनासोर के काल को क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है जुरैसिक काल। क्यों? क्योंकि भाई डायनासोर के जीवाश्म आपके घर के आसपास किसी एरिया में भी मिले होंगे, उनके अंडे, जैसे मैं जिस एरिया से आता हूं वहां पर भी डायनासोर के अंडों की जीवाश्म मिले, परंतु क्या मेरी होम टाउन का जो नाम है ये इंटरनेशनल लेवल पर चर्चित हुआ है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि याद रखो कि प्रथम प्रयास हमेशा सराहनीय होता है, क्योंकि उसके बाद तो मालूम चल गया ना कि भाई इसके बारे में क्या क्या R&D हुई है, इसके बारे में क्या क्या नॉलेज हमको गेन करना है। इसी प्रकार से याद रखिएगा कि डायनासोर के जो सर्वप्रथम जीवाश्म आपको प्राप्त होते हैं वो जूरा पर्वत के आसपास के एरिया से प्राप्त होते हैं, और इसीलिए डायनासोर के काल का नाम भी हमने जुरैसिक काल रखा है। अब जरा सोचें कि आपने डायनासोर के बारे में पढ़ा है, और क्या पढ़ा है कि ये डायनासोर ने पृथ्वी पर लगभग 45 मिलियन ईयर तक राज किया, और 45 मिलियन ईयर तक राज करने वाले ये सरीसृप मात्र 2 वर्षों में समाप्त हो जाते हैं। इसका मेन कारण क्या है? आप जरा देखें कि भाई किस प्रकार से एनवायरमेंट इकोलॉजी का टच भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो डायनासोर हैं ये असल में कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, यानी कि ये ठंडे रक्त के जीव हैं। और एक ठंडे रक्त का जीव, हर एक जीव अपने प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है। यदि मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आग लीजिए और अपने हाथ में लेकर आप खड़े हो जाइए, मैं दावा करता हूं कि यहां पर वीडियो देखने वाला हर एक व्यक्ति, ये पॉसिबल नहीं है कि भाई वो हाथ में आग लेकर खड़े हो जाए, ये संभव ही नहीं है। कारण क्या है? हम इंसान हैं, हम जानते हैं कि हम इस आग के प्रति संवेदनशील हैं, यानी कि आग को हम हाथ में रखेंगे और हमारा हाथ हट जाएगा, और यदि नहीं हटा तो ये हमारा जो हाथ है ये जल जाएगा। इसी प्रकार से याद रखिएगा हर एक जीव स्वयं के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, यानी कि इसको अपना प्राकृतिक आवास कहां बनाना है, इसको भोजन के रूप में क्या ग्रहण करना है, ये सभी चीजें ये बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से निर्धारित करता है। इसी प्रकार से याद रखें कि ये जो डायनासोर हैं, डायनासोर हो, मेंढक हो, है ना, ये जितने भी प्रकार के ठंडे रक्त के जीव हैं ये असल में उसी एरिया में रहते हैं जहां पर सौर्य तप की मात्रा पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हो। यदि सौर्य तप पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो ये उस एरिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि ये जो यूरोप महाद्वीप वाला एरिया है ये असल में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र है, यानी कि यहां पर सौर्य तप की बहुत ही अल्प मात्रा विद्यमान है।
और शायद इसीलिए यहां पर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भी प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि यहां की ठंड भी हमारे जैसी नहीं होती है। तो आप ही बताइए कि भाई क्या डायनासोर अपनी मौत बुलाने के लिए यहां पर अपना प्राकृतिक आवास बनाएंगे? आंसर है नहीं। और इसी सिद्धांत को आप पढ़ते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में, कि असल में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जब दिया जा रहा था तो यहां पर यानी कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा जब ये प्रतिपादित हो रहा था तो यहां पर सबसे बड़ी समस्या जो इनको देखने के लिए मिली थी, या फिर यूं कहा जाए कि सबसे बड़ी असंबद्धता जो इनको देखने के लिए मिली थी, कि भाई जूरा पर्वत के आसपास डायनासोर के जीवाश्म आपको कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि डायनासोर एक ठंडे रक्त के जीव थे और इनका ठंडे स्थानों पर या फिर शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले स्थानों पर अपना प्राकृतिक आवास बनाना ये संभव ही नहीं होना चाहिए था, परंतु ये संभव हुआ है और इसीलिए अल्फ्रेड वेगनर ने इनको एक असंबद्धता के रूप में काउंट किया था। तो यहां पर याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड के आसपास क्यों मिले, क्योंकि हमने एक सिद्धांत पढ़ा हुआ है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंगली हम ये अंदाजा लगाते हैं, हम ये दावा करते हैं कि जो यूरोप महाद्वीप वाला एरिया है, जो जूरा पर्वत वाला सेक्शन है, ये कभी ना कभी उष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत रहा होगा। बाद में ये विस्थापित होते हुए शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत आ गया, नहीं तो पहले ये उष्णकटिबंधीय जलवायु में ही मौजूद था। यहां पर याद रखो कि अब मैं आपको बताता हूं कि असल में 45 मिलियन ईयर तक राज करने वाले ये सरीसृप, ये ठंडे रक्त के विशालकाय जीव किस प्रकार से केवल और केवल 2 वर्षों में समाप्त हो गए। इसके लिए याद रखें कि पृथ्वी पर एक युग चलता है जिसको हम हिमयुग और अंतरा हिमयुग का नाम देते हैं। अब यहां पर हिमयुग अंतरा हिमयुग भी 2 प्रकार का होगा, यानी कि एक हिमयुग और अंतरा हिमयुग वो साइकिल होगी जो कि प्राकृतिक है, और एक वो होगी जिसको मानव ट्रिगर करेगा। यदि मानव इसको ट्रिगर कर रहा है तो इसको नाम दिया जाता है जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन का, और यदि प्राकृतिक तौर पर है तो प्रकृतिजन्य है ये, है ना, वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या का विषय तो है नहीं। ये इसी को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन जैसा कुछ नहीं होता, ये केवल और केवल एक तरीका है विकसित देशों से विकासशील देशों तक पैसा पहुंचाने के लिए। अब आप जरा सोचें कि हम पढ़ रहे हैं कहां, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप का एक भाग जिसको कहा जाता है मध्यवर्ती पठारी व पर्वतीय क्षेत्र, इसमें आता है एक पर्वत जिसको नाम दिया जाता है जूरा पर्वत का, जो कि स्थित है स्विट्जरलैंड में। इसी के नाम पर एक पृथ्वी का युग है जिसको नाम दिया जाता है जुरासिक काल। यहां एक जीव पाए जाते थे जिसका नाम है डायनासोर, और ये डायनासोर खत्म कैसे हुए हम ये समझ रहे हैं, और इनका संबंध किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से है आप ये भी जान रहे हैं। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन और वर्तमान स्थिति यानी कि करंट अफेयर तक के सिनेरियो को आपने यहां पर समझा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि आप यदि ज्योग्राफी को समझने का और इंटरेस्टिंगली पढ़ने का प्रयास करेंगे तो भाई आपको इसमें इतना ज्यादा विस्तार देखने के लिए मिलेगा, इतने सारे कंसेप्ट देखने के लिए मिलेंगे कि मैं सुबह से लेकर शाम तक केवल और केवल यूरोप महाद्वीप भी पढ़ाते रहूं ना तो कंटेंट खत्म नहीं होगा, ना ही आप बोर होंगे और ना ही मैं यहां पर थकने वाला हूं। तो इस कंटेंट को हमने सीमित कर लिया है कि भाई 1 से 1.5 घंटे में हम इस वीडियो के माध्यम से यूरोप महाद्वीप के फिजिकल डिवीजन को खत्म कर दें। परंतु याद रखें कि यूरोप महाद्वीप में देश बहुत सारे हैं और हर एक देश का एक इंटरनेशनल सिनेरियो, एक नेशनल सिनेरियो, एक भारत के संदर्भ में सिनेरियो आपको देखने के लिए मिलेगा। हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सीमित कर पढ़ रहे हैं, परंतु यदि हम इसको विस्तारित करना चाहें और आप इसको विस्तारित करना चाहें तो आप इसको बहुत ही ज्यादा विस्तारित कर सकते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप ऐसे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें जो एक्चुअल में कोर स्टडी वाले वीडियोस होते हैं ना, उनमें उतना ज्यादा एंगेजमेंट नहीं आ पाता है। इसका मतलब इसका मेन कारण क्या है कि स्टूडेंट को यहां पर बैठकर दिमाग लगाना पड़ता है, बल्कि इसी को यदि मैं 1 मिनट में बताना चाहूं कि यूरोप महाद्वीप मात्र 10 मिनट में, तो उस पर लाखों व्यूज आ जाएंगे। कारण क्या है कि इंसान को पढ़ने में समय नहीं देना है, परंतु याद रखें कि अच्छे कंटेंट के लिए आपको समय देना पड़ेगा, आपको यहां पर बैठना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, अपने हाथ से नोट्स बनाना पड़ेगा। ये एक अच्छे कंटेंट की पहचान है। हाँ, क्योंकि कंटेंट यूट्यूब पर बहुत ज्यादा है। एक ही यूरोप महाद्वीप का वीडियो मैं 10 मिनट में करा सकता हूं, इसी को मैं 1 घंटे में कराता हूं और इसी को मैं पेड क्लास में 3 घंटे में कराता हूं। कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, ये डिफरेंस बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो यहां पर आइएगा आप कि असल में आप याद रखें कि पृथ्वी पर आप जानते हैं कि हिमयुग और अंतरा हिमयुग की साइकिल चलती है। अब कई बार ये जो हिमयुग और अंतरा हिमयुग है ये प्रकृतिजन्य होता है और कई बार ये मानव जनित होता है। वर्तमान में जिसको हम जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन का नाम देते हैं ये मानव जनित है, परंतु प्रकृति जनित इस प्रकार से हुआ था कि असल में जब पृथ्वी पर था क्रेटेशियस काल, तो क्रेटेशियस काल भी नहीं, असल में जुरासिक काल के अंत में पृथ्वी पर होता है उल्कापात, और ये छोटा मोटा उल्कापात नहीं।
आप याद रखें कि पृथ्वी पर बहुत सारे उल्कापिंड एक साथ आकर गिरे, इसको कहा जाता है कि एस्टेरॉइड की बम्बार्डिंग हुई इसके, और इस बम्बार्डिंग के कारण पृथ्वी पर बहुत सारे ज्वालामुखी जो कि अक्रिय थे या फिर यूं कहा जाए कि प्रसुप्त थे यानी कि इनएक्टिव थे, ये एक्टिव हो गए, और इनके एक्टिव होने के कारण जो धूल, राख और गैस निकली, इन्होंने पृथ्वी के आसपास एक आवरण का निर्माण किया, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश बाधित हो गया, और सूर्य का प्रकाश बाधित होने के कारण इन ठंडे रक्त के जीवों के लिए जो एकमात्र ऊष्मा का स्रोत था, यह बाधित हो गया। और जब यहां पर सौर्य तप की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो इस कंडीशन में पृथ्वी का जो तापमान था, जो कि पहले ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा बहुत ही ज्यादा हो गया था, अब यहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंच नहीं रहा था, अंदर से पृथ्वी जलते हुए आग के गोले के रूप में परिवर्तित हो गई। समय के साथ ये जो पृथ्वी का तापमान है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हाई था, अब ये टेम्परेचर लो होना प्रारंभ होता है, और टेम्परेचर घटते 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 कुछ इतना घट जाता है कि ये 0 से भी नीचे चले जाता है। परंतु ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आसपास ये जो आवरण का निर्माण हुआ था, ये आवरण साफ नहीं हुआ, और सूर्य का प्रकाश जितना पहुंचना चाहिए था उतना भी नहीं पहुंचा। तो भाई इसका तापमान लगातार घटने के कारण ये जो ठंडे रक्त के जीव थे, ये यहां पर सरवाइव नहीं कर पाए, और एक सीमा के पश्चात इनकी धीरे धीरे डेथ हुई। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति सभी चीजों का इलाज करती है। यानी कि हम आज भले ही मानव इतनी तरक्की कर रहा है, परंतु यदि प्रकृति चाहे तो यूं हमको नष्ट कर सकती है। कारण क्या है कि आज भी भविष्य में भी मानव चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, मानव प्रकृति से ज्यादा बलशाली, प्रकृति से ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से 45 मिलियन ईयर तक राज करने वाले जो डायनासोर हैं, ये पृथ्वी से गायब हो गए, उसी प्रकार से मानव भी एक दिन गायब हो जाएगा। यानी कि मानव इन डायनासोर से तो अभी ज्यादा शक्तिशाली, मैं शारीरिक संरचना में बात कर रहा हूं, इनसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ है। हाँ, बौद्धिक स्तर पर भले ही इनसे ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। तो जब ये डायनासोर 2 सालों तक सर्वाइव कर पाए, तो हो सकता है कि मानव 5-10 वर्षों तक सर्वाइव कर पाए। परंतु यह कहना कि भाई मानव प्रकृति से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, नहीं, यह गलत है। तो यहां पर याद रखिएगा कि ये जूरा पर्वत के बारे में था। यहीं यदि आप देखें तो कुछ और माउंटेन भी हैं, जैसे कि लाइक यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा पिरेनीज पर्वत। जब आप जर्मनी वाले एरिया में देखेंगे पिरेनीज पर्वत, ये आपको मौजूद देखने के लिए मिलता है जर्मनी वाले सेक्शन में। इसी प्रकार जहां आपको फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर दिखाई दे रही है, वहीं पर आपको एक और पर्वत देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, क्षमा करिएगा, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा पर आपको पिरेनीज दिखता है, और जहां पर जर्मनी आपको नजर आ रहा है, यहां पर ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन आपको देखने के लिए मिलेगा। कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ये केक नहीं है, ये पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन आपको यहां पर स्टैब्लिश देखने के लिए मिलेगा, और यहां ये मिलता है फ्रांस और स्पेन की सीमा पर, फ्रांस व स्पेन की बॉर्डर पर यह मौजूद दिखाई देता है। और यदि फ्रांस व जर्मनी की सीमा पर हम बात करें तो यहीं पर आपको एक और पर्वत मिलेगा, जिसको वाहजेस पर्वत का नाम दिया जाता है। अब देखिएगा, इसमें मैं पूरे माउंटेन्स बनाने का प्रयास नहीं करूंगा, यहां पर केवल आप ये लोकेशन याद रखें, और जहां पर मैं बोल रहा हूं उनको आप जाकर एक बार मार्क अवश्य कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखो कि यहां पर ये तो हुए पर्वतों की बात, अब कुछ पठारी क्षेत्र भी हैं, और पठारों की यदि हम बात करें तो 2 पठार यहां पर मुख्य आते हैं। एक आता है मैसिफ का पठार, जो कि असल में लोकेट है किस एरिया में? ये आता है फ्रांस में। मैसिफ प्लेट्यू या फिर मैसिफ का पठार, ये फ्रांस में लोकेटेड है। और साथ ही साथ एक आता है मैसेटा का पठार, ये पुर्तगाल और स्पेन की सीमा पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि ये है पुर्तगाल, यहां पर आता है स्पेन, यहां पर आपको दिखाई देता है मैसेटा प्लेट्यू, पुर्तगाल व स्पेन की सीमा पर। इनका क्या रोल है? तो बस ये पठारी और साथ में पर्वतीय भूमि है। जिस प्रकार से आप पाएंगे कि भाई भारत के कुछ पठार और पर्वतीय भूमि है, ये अलग अलग दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे कि लाइक यदि दक्कन का पठार है तो यहाँ पर काली मृदा का विस्तार पाया जाता है, और पूरे दक्षिण भारत में दक्कन के पठार का विस्तार देखने के लिए मिलता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आप यूरोप महाद्वीप में जाएंगे तो ये जितने भी पर्वतीय भूमि है या फिर जितने भी ये पठारीय भूमि है ना, इनकी अपनी अपनी विशेषता है क्षेत्रीय आधार पर। ठीक है, यदि फ्रांस में है तो फ्रांस की अपनी एक विशेषता है। परंतु आप एक बात याद रखना कि भाई लैंग्वेज की बात यदि हम छोड़ देते हैं, केवल लैंग्वेज, भाषा की बात हम छोड़ देते हैं, तो यूरोप में जो सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं ये आपको जनरली बहुत छोटे एरिया में चेंज होती हुई नजर आती हैं। ठीक है, मैंने भाषाई आधार पर इसलिए नहीं लिया है क्योंकि कई एरिया ऐसे हैं, जैसे यूरोप में देशों का जो दायरा है यानी कि जो क्षेत्रफल है ये बहुत ज्यादा कम है।
तो भाई जो एक भाषा है वो कई एरिया में बोली जा सकती है ना, या फिर बोली जाती है, परंतु सांस्कृतिक भिन्नताएं आपको यहाँ पर अवश्य बहुत जल्दी परिवर्तित होती हुई देखने के लिए मिलती हैं। फ्रांस, स्पेन बहुत छोटे छोटे देश हैं, यहाँ इनके हिसाब से बड़े हैं, परंतु हमारे अकॉर्डिंगली तो छोटे हैं। हमारे यहाँ का एक राज्य मध्य प्रदेश उतने से छोटा, उस क्षेत्रफल से, मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से छोटे वहां पर कई देश हैं, ठीक है। जैसे बांग्लादेश बहुत छोटा है भाई, है ना, उसी प्रकार से उसी के बराबर यहाँ पर कई और देश आपको मौजूद देखने के लिए मिलेंगे। तो यह है मध्यवर्ती पठारी व पर्वतीय क्षेत्र वाला एरिया। जब आप इस येलो वाले सेक्शन को देखते हैं तो असल में यह है हमारा अल्पाइन श्रेणी वाला सेक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अल्पाइन श्रेणी लिख रहा हूं और अल्पाइन श्रेणी के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर लिखूंगा कि यह अल्पाइन श्रेणी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। तो देखिए भाई, यह है अल्पाइन श्रेणी वाला सेक्शन, और अल्पाइन श्रेणी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि असल में जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में ज्यादातर मूवमेंट नहीं हुआ है, परंतु एक टाइम था जब अफ्रीका महाद्वीप में अपवर्ड मूवमेंट होता है, और अपवर्ड मूवमेंट के कारण, अफ्रीका की अपवर्ड मूवमेंट के कारण अफ्रीका में और यूरोप में दो पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। और ये दो पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी हैं? तो एक आती है हमारी अल्पाइन श्रेणी, जो कि असल में आपको देखने के लिए मिलती है कहां पर? यूरोप महाद्वीप में। और एक आता है एटलस पर्वत, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में। एटलस पर्वत की बात मैंने अफ्रीका में कर ली थी, अभी हम अल्पाइन श्रेणी की बात करते हैं। याद रखो कि इसी अल्पाइन श्रेणी को कई बार एल्प्स, ALPS, एल्प्स का नाम भी दिया जाता है, और इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि लाइक यदि आप इटली में बात करेंगे तो इटली में इसको नाम दिया जाता है एपिनाइन, और यदि आप ग्रीस में देखते हैं तो ग्रीस में इसे नाम दिया जाता है पिंडस। तो एपिनाइन हो गया और ये हुआ हमारा पिंडस। तो ये दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि ग्रीस और साथ में इटली में मौजूद हैं। अच्छा, इटली की बात आई है तो इटली में एक और बात याद रखें कि इटली में एक देश आता है जिसको नाम दिया जाता है वेटिकन सिटी। ये वेटिकन सिटी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में है। और क्यों चर्चा में है? तो यहां पर वेटिकन सिटी है, ये विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, है ना। पॉपुलेशन और साथ में क्षेत्रफल दोनों के मामले में ये सबसे छोटा देश आता है। यहां पर याद रखो कि ये चर्चा में इसलिए क्योंकि यहाँ के जो पोप थे उनकी हाल फिलहाल में डेथ हुई है, ठीक है। अब ये पोप कौन थे, इनका नाम क्या था और कितने वर्ष की आयु में इनकी डेथ हुई है? मैंने क्या बोला है, नाम क्या है ना, कितने वर्ष की आयु में इनकी डेथ हुई है, यानी कि एज, और ये किस नंबर के यहाँ के पोप थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो यहाँ के रॉबर्ट फ्रांसिस हैं, है ना, वो नए पोप बने हैं, इसीलिए वेटिकन सिटी चर्चा में है। खैर, हम यहाँ की बात कर रहे थे एल्प्स पर्वत की। ये एल्प्स पर्वत के बारे में याद रखिएगा कि ये असल में अफ्रीका के अपवर्ड मूवमेंट के कारण बना हुआ है, और इसी का विस्तार एक समय पर कॉकेशस पर्वत तक हुआ करता था। यानी कि ये काला सागर और साथ में ये कैस्पियन सागर नजर आ रहा है, इनके मध्य में एक पर्वतीय क्षेत्र मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ये कॉकेशस पर्वत है। ऐसा नहीं है कि भाई ये कॉकेशस पर्वत पहले से ही अलग था। असल में इस यूरोप महाद्वीप में कई नदियां प्रवाहित होती हैं, और ये नदियां प्रवाहित होते हुए अपना मुहाना बनाती हैं काला सागर और कैस्पियन सागर में। तो इन नदियों के प्रवाह के परिणाम स्वरूप असल में ये जो बीच में मौजूद पर्वतीय क्षेत्र था ये छिन्न भिन्न हो गया है, यानी कि ये अपरदित हो गया है। और इसके अपरदित होने के कारण ही आज आपको कॉकेशस पर्वत अलग दिखाई देता है, और आज प्रेजेंट टाइम में आपको एल्प्स पर्वत अलग दिखाई देता है। नहीं तो आज से बहुत समय पहले ये दोनों संयुक्त अवस्था के रूप में ही विद्यमान थे, यानी कि ये दोनों अलग अलग पर्वत नहीं थे, इनको एक ही पर्वत का नाम दिया जाता था। हाँ, कॉकेशस को अलग नाम जरूर दिया जाता था, परंतु अलग पर्वत माना नहीं जाता था। आज वर्तमान में ये दोनों आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। इसका मेन कारण है कि यहां से कई नदियां प्रवाहित होते हुए काला सागर और कैस्पियन सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। नदियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए यहां पर आप देखिएगा कि भाई इसी को आप इटली में नाम देते हैं एपिनाइन का, और इसी पर्वत के विस्तार को आप ग्रीस में नाम देते हैं पिंडस पर्वत का। अब और इसी का विस्तार आप आगे काला सागर और साथ में कैस्पियन सागर के मध्य में क्या पाते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है कॉकेशस पर्वत श्रृंखला का। अब जरा देखिएगा यहां इनकी जो हाईएस्ट पीक है ये कौन कौन सी है, तो यदि आप देखेंगे तो ये जो एल्प्स पर्वत है इसकी हाईएस्ट पीक के तौर पर आपको दिखाई देती है माउंट ब्लैंक। यहां पर आपको दिखाई देगी माउंट ब्लैंक, ये इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है। और साथ में यदि आप इस कॉकेशस पर्वत की हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो ये आपको देखने के लिए मिलेगी माउंट एल्ब्रुस, ये इसकी हाईएस्ट पीक है। ये सभी आप
एटलस में जाकर मार्क करना, या आपको इजीली मिल जाएगा, यानी कि ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खोजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बस जिस लोकेशन पर मैं बता रहा हूं आप उस लोकेशन पर जाकर देखना। यहां पर माउंट एल्ब्रोस मिलेगी, यहां कहीं पर आपको माउंट ब्लैंक मिलेगी, इजिली आपको मिल जाएगी। ठीक है, मार्किंग अवश्य कर लीजिएगा, नहीं तो आने वाले समय में हो सकता है कि आप ये भूल जाएं। अब कई सिनेरियो में आप ये भी देखेंगे कि असल में ये जो एल्प्स पर्वत है इसको भी कई पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। वो पार्ट्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है। आप जाएंगे तो वहां पर एक एल्प्स नहीं मिलेगा। वैसे तो एक एल्प्स लिखा हुआ कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि यहाँ पर ALPS, फिर आपको यहाँ पर एक अलग एल्प्स मिलेगा, यहाँ पर एक अलग एल्प्स लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है वो, है ना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। एल्प्स मतलब कि एल्प्स, यदि हिंदी शुद्ध हिंदी में इसको लिखना हो तो आल्प्स लिख लेना। ठीक है, एल्प्स बोला जाए या फिर आल्प्स बोला जाए, दोनों ही सही है। तो ये दूसरा सिनेरियो हमारा आता है, तीसरा है ना, तीसरा ज्योग्राफी का डिवीजन। अब जितना भी ये ग्रीन कलर वाला एरिया दिख रहा है, याद रखो कि इसको कहा जाता है यूरोप के उत्तर का मैदान। और ये जो यूरोप के उत्तर का मैदान है ये क्यों फेमस है भाई, तो ये है यूरोप के उत्तर का मैदान। और ये फेमस माना जाता है मेनली अपने शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए, यानी कि शीतोष्ण घास के मैदानों के लिए। यहां पर पाए जाने वाले जो टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया हैं, यानी कि यहां पर मौजूद जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं, ये क्यों फेमस हैं भाई, तो असल में ये फेमस होते हैं पर्यटन और साथ ही साथ एग्रीकल्चर के लिए। अब याद रखिएगा, सबसे पहले हमने शीतोष्ण घास के मैदानों के बारे में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में यहां पर भी पढ़ा है। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है यहां पर पंपास कहा जाता है इनको, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में प्रेरी कहा जाता है। जब आप बात करते हैं यूरोप की, तो यूरोप महाद्वीप में इनको नाम दिया जाता है स्टेपीज ग्रासलैंड एरिया या फिर स्टेपीज घास के मैदान। और ये जो स्टेपीज घास के मैदान हैं यही माने जाते हैं टूरिज्म यानी कि पर्यटन और साथ में कृषि के लिए महत्वपूर्ण। अब नो डाउट कि पर्यटन के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है ये मुझे आवश्यकता होगी बताने की, होगी क्या, नहीं होगी। कारण ये है कि भाई आपसे मैं रैंडमली पूछ लूं कहां पर घूमने जाना चाहते हो, तो किसी ना किसी यूरोपियन कंट्री का ही आप नाम लोगे। ठीक है, यानी कि यूरोप मेनली पर्यटन के लिए ही फेमस है। परंतु एग्रीकल्चर में याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर के लिए फेमस है तो भाई किस प्रकार की, तो यहां पर मेनली किया जाता है वीटी कल्चर के द्वारा शराब का उत्पादन। अब चाहे कॉक कल्चर हो, चाहे आप चैंटी, शैंपेन, है ना, इन सभी शराबों की बात करें, वाइन्स की बात करें, तो ये असल में यहीं पर उगाई जाती हैं। वीटी कल्चर क्या होता है, तो असल में जो सिट्रिक एसिड वाले फल होते हैं या फिर खट्टे फल होते हैं, इन खट्टे फलों के द्वारा जिन वाइन का प्रोडक्शन किया जाता है उसको नाम दिया जाता है, यानी कि खट्टे फलों के उत्पादन को नाम दिया जाता है वीटी कल्चर का। यदि इसके द्वारा शराब का उत्पादन हो रहा है तो ये फिर बनेगा पूरा पूरा संपूर्ण वीटी कल्चर। और फिर यहां पर कॉक कल्चर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये कॉक कल्चर क्या होता है, तो मैं शराब का सेवन करने के लिए उत्सुक नहीं कर रहा हूं, केवल मैं पढ़ा रहा हूं। याद रखिएगा कि असल में कहा जाता है कि जो वाइन जितनी ज्यादा पुरानी होती है, जितनी ज्यादा ओल्ड होती है, उसे उतनी अच्छी माना जाता है। अब यूरोप में ये कल्चर है, वाइन कल्चर है। और वाइन कल्चर होने का मेन कारण क्या है कि असल में यूरोप की जो जलवायु है ये शीतोष्ण जलवायु है। परंतु जब यूरोपियंस का आगमन भारत में हुआ तो भारत में ऐसा नहीं है कि भाई वाइन कल्चर पहले से प्रचलित था। वाइन कल्चर बहुत बड़े लेवल पर, यानी कि राजा महाराजा के पास भले ही था, परंतु हमारे जो छोटे तबके के लोग हैं इनके पास वाइन कल्चर नहीं था। हाँ, मदिरा या फिर आप अलग अलग प्रकार की जो वैरायटी की बहुत कम मुद्रा में या फिर बहुत ही कम आमदनी वाले जो लोग पीते हैं, वाइन का सेवन करते हैं, उनकी बात एक अलग है। परंतु याद रखिएगा कि भारत में वाइन कल्चर नहीं था, हाँ मदिरा कल्चर था। यहां पर भारत की जलवायु को देखते हुए इस मदिरा को बहुत ही ज्यादा हीन भावना से देखा जाता था। परंतु याद रखिएगा कि इस वाइन के सेवन को ग्लोरीफाई किया हमारे यहां किसने, यूरोपियंस ने। अब ग्लोरीफाई किस प्रकार से किया, क्योंकि भाई इसका जो सेवन किया जाता है वो इस एरिया में होता है जहां पर शीतोष्ण जलवायु आपको देखने के लिए मिलती है, यानी कि शरीर का जो टेम्परेचर है ये मेंटेन रहता है। तो यूरोप में आपको वाइन कल्चर देखने के लिए मिलेगा। अब जब यूरोपियंस का आगमन हमारे यहां हुआ तो उसी वाइन कल्चर को ये यहां पर लेकर आए और उनको हमने सुपीरियर समझकर उनके जो गुण थे उनको हमने अपने अंदर धारण करना चालू किया और उसी वाइन कल्चर को हमने अडॉप्ट किया। अब असल में यदि आप भारत की जलवायु को देखेंगे तो आप ही बताइए अपनी बुद्धिमत्ता के प्रयोग से कि क्या भारत में वाइन कल्चर होना चाहिए? नहीं, भारत की जलवायु वैसे ही गर्म है।
ठीक है, भारत में हिमालय है, हिमालय के कारण जो दिल्ली वाला एरिया है ये भी बहुत ज्यादा तपता है कर्क रेखा से, बल्कि ये ऊपर है। तो यहां पर वाइन कल्चर क्यों देखने के लिए मिल रहा है? असल में हमने इसको अडॉप्ट किया है किससे? यूरोपियंस से। अब अडॉप्ट हमने किया, परंतु हमने दिमाग नहीं लगाया कि ये कल्चर हमारे लिए अप्रोप्रिएट है भी या नहीं है। वास्तविकता में ये हमारे लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु यूरोप के जैसी नहीं है, हमारे यहाँ की जलवायु बिल्कुल ही अलग है, यानी कि 100% तौर पर अलग है। तो हमारे यहाँ वाइन का सेवन किया जाना बहुत ही गंदी बात होती है। आपने देखा होगा कि भाई हमारे यहाँ जो जनरल शादी विवाह होते हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या लड़का वाइन का सेवन तो नहीं करता? ये क्यों है? क्योंकि हमारे कल्चर में वो नहीं है, बल्कि यूरोप में इसको पाप नहीं माना जाता। ये एक बहुत ही आम बात है, हमारे यहाँ इसको पाप माना जाता है। कारण हमारे यहाँ की संस्कृति अलग है, हमारे यहाँ की ज्योग्राफिकल रीजन अलग है, और वहाँ की ज्योग्राफिकल जो विशेषता है, जो भौगोलिक विशेषता है, ये अलग है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा कि जो वाइन कल्चर है इससे संबंधित भी ये क्षेत्र है, यानी कि वीटी कल्चर के द्वारा यहां पर शराब का उत्पादन होता है। जब आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें भूमध्य सागरीय बायोम के बारे में आप पढ़ते हैं, वहां पर आप शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान बायोम के बारे में आप पढ़ते हैं, वहां पर भी ये बातें आती हैं। चाहे भूमध्य सागरीय बायोम हो या फिर चाहे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान बायोम हो, वहां पर भी आप देखेंगे कि ये वीटी कल्चर के द्वारा शराब का उत्पादन वहां मेन होता है। ठीक है, अब यहां पर याद रखो कि वर्तमान सिनेरियो में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी 20 जनवरी को जो यूएसए के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने बहुत सारे सैंक्शन लगाए हैं यूरोपियन कंट्रीज पर। और ये सैंक्शन किस पर हैं जरा ये भी आप याद रखो। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, परंतु उनमें से कई सैंक्शन यहां पर बनने वाली वाइन्स पर भी हैं, यानी कि यहां पर बनने वाली जो वाइन है ना, इसका सेवन आप पाएंगे कि वर्ल्ड लेवल पर किया जाता है। इनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, यानी कि इनका जो व्यापार है, ये व्यापार के थ्रू यूएसए भी पहुंचाई जाती है, कनाडा भी पहुंचाई जाती है, ब्राजील में भी, भारत में भी आती है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इनका व्यापार होता है। और इन वाइन पर भी, यानी कि यूरोप में बनी हुई वाइन पर भी टैरिफ लगाया गया है यूएसए के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जो कि 20 जनवरी को अपने पद पर आसीन हुए हैं। ये तो इस सिनेरियो में भी ये इंपॉर्टेंट है। अब जरा याद रखिएगा कि इसके बाद अंतिम क्षेत्र आता है और इसको नाम दिया जाता है भाई, दैट इज यूराल माउंटेन वाला एरिया। और यदि ये जो यूराल पर्वत वाला क्षेत्र है इसकी हम बात करें तो ये एक प्रकार के यंग फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, एक नवीन वलित पर्वत का क्षेत्र है, और ये यूरोप और एशिया को सेपरेट करने का कार्य करता है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, याद रखिएगा, उत्तरी भाग में आपको मौजूद देखने के लिए मिलेगी, यहां कहीं पर माउंट नॉर्डन्या, इसको मार्क कर लीजिएगा। इसकी जो हाईएस्ट पीक है यह है माउंट नॉर्डन्या। एक और बात कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दें, और यदि आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप मेरे टेलीग्राम हैंडल अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आफ्टर अपलोडिंग दी वीडियो। ठीक है, तो आप यहां पर जाकर इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लें। मैं ये आशा करूंगा कि भाई आप इसके नोट्स बना रहे हो, और यदि नोट्स बना रहे हैं तो आप यहां पर मुझे सेंड भी कर सकते हैं कि सर मैंने इस टाइप के नोट्स बनाए हैं। तो देखिए, यह है ज्योग्राफिकल लोकेशन जिसमें हमने सबसे पहले उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि, फिर मध्यवर्ती पठारी पर्वतीय क्षेत्र, फिर एल्प श्रेणी यानी कि अल्पाइन श्रेणी के बारे में, और फिर यूरोप के उत्तर के मैदान जहां पर आपको शीतोष्ण घास के मैदान देखने के लिए मिलेंगे उनके बारे में, और साथ ही साथ यूराल पर्वत के बारे में हमने डिस्कशन किया। यदि ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा इसमें अपना रिस्पॉन्स है ना, अपनी कनेक्टिविटी दर्शाने का प्रयास करें, और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। अगले वीडियो में मैं इसकी नदियां लेकर आऊंगा, यानी कि यहां पर लगभग 7-8 नदियां हैं, उनका एक डिटेल एनालिसिस लगभग आधे घंटे का वीडियो और रहेगा, उसमें मैं पूर्ण करूंगा। देखिए, मैं नदियां भी इसी वीडियो में करा सकता हूं, परंतु 1.5 घंटे का वीडियो हो जाएगा, फिर आप उसको देखेंगे नहीं, है ना। तो ये आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको 3 पार्ट में कर रहा हूं। तो अगले वीडियो में मैं यूरोप की नदियां कराऊंगा, फिर हम एशिया महाद्वीप को चालू करेंगे। ठीक है, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।